करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ओरस्टेड। ओरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया पहले समझ लो। एक वायर ली, उसमें से करंट पास किया। मान लो ये एक वायर है ए बी, उसमें से करंट पास किया और उसके नीचे एक कंपास निडल को रखा, कंपास को रखा उसके पास। आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। एक को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल हो गया तो ये साउथ पोल। जब इसमें से करंट पास किया गया, जब ओरस्टेड ने इसमें से करंट पास किया तो ये वाला कंपास रोटेट करने लगे। कोई भी कंपास तभी रोटेट करेगा जब उसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब इस कंपास को अगर मैं किसी फील्ड में रखता हूँ तो खुद भी तो मैग्नेट ही होता है। अगर मैं इसको किसी फील्ड में रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे, तो ये कंपास इसकी डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ओरस्टेड ने करंट पास किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये कंपास रोटेट होना शुरू हो गया। फिर उसने करंट को डबल किया, इसका भी रोटेशन एंगल बढ़ गया, इसका भी रोटेशन एंगल इंक्रीज कर गया। फिर करंट को अपोजिट किया तो ये अब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। यहां से फिर ओरस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंपास उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखना है, नोट कर लो सब लोग। व्हाट ओरस्टेड ऑब्जर्व, ओरस्टेड की ऑब्जर्वेशन क्या? ओरस्टेड experimentally observed that whenever current is passed through the conductor, through the conductor, the magnetic field is produced around the conductor. Conductor. Magnetic field is produced around the conductor whenever मैंने क्या बताया आपको, whenever current is passed through the conductor, magnetic field is produced around the conductor. ये किसने ऑब्जर्व किया? ओरस्टेड ने। बेटा अब इस साल जो एग्जामिनेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग अब आपका नोट्स बनाने का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। एटलीस्ट फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्जामिनेशन आ रहा है वो प्योरली एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है। तो यहाँ से मेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मुझे क्वेश्चन ही बनाना हो कि सबसे पहले किसने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? ओरस्टेड ने बताया। कैसे बताया ये तो पूछ ही नहीं सकते, अब थ्योरी तो आपको लिखनी नहीं है।
तो आपको अपनी नॉलेज के लिए ये समझ लो कि जब एक कंडक्टर में करंट पास किया, उसके नीचे रखी हुई कंपास रोटेट करने लगी, और ये जो रोटेशन था कंपास का, वो इस करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। रोटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट के मैग्नीट्यूड। अगर मैं करंट को 5 एम्पियर देता हूँ, या 10 एम्पियर देता हूँ, या 20 एम्पियर देता हूँ, तो यहाँ वाला जो एंगल था और उसके बाद जो रोटेशन एंगल था, वो एंगल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा किसने ऑब्जर्व किया? ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व। और अगर करंट को जीरो किया, मान लो करंट खत्म कर दिया, यहाँ से करंट ही नहीं है, तो रोटेशन भी नहीं है। अगर करंट जीरो, देन रोटेशन भी जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बनता है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली किस बंदे ने ऑब्जर्व किया? साइंटिस्ट का नाम है ऑरस्टेड। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी कुछ नहीं लिखना आपने, जब तक मैं आपको नहीं कहता। ऑरस्टेड ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, वो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ एक टर्म आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम समझ लें, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चलेगा इस चैप्टर में। आप लोगों ने मैग्नेट पढ़ा हुआ है 10th के अंदर। बार मैग्नेट के बारे में आप जानते हो, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बन जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड, लेकिन अंदर से वापस भी आती है। तो ये क्लोज फील्ड बनता है, क्लोज फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसे नहीं बनता था। ये क्लोज फील्ड बनेगा, जिसमें मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी आउटसाइड, और साउथ से नॉर्थ आएंगी इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? स्पेस अराउंड द मैग्नेट, around the magnet, where its magnetic effects can be observed. ऐसा स्पेस मैग्नेट के चारों तरफ जहां पर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट करेंगे हम बी वेक्टर से। और इसके यूनिट क्या होते हैं, कोई बताएगा? एसआई यूनिट? टेस्ला। यस, एसआई यूनिट इज टेस्ला। और सीजीएस यूनिट याद रख। गॉस। हाँ जी, बोलो, कोई बोल रहा है? सीजीएस यूनिट? सर गॉस। गॉस, वेरी गुड। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, याद रखने वाली चीजें बता रहा हूँ। और क्योंकि आपके सारे के सारा टेस्ट ही एमसीक्यू बेस्ड है, तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाना। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। इसका यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। नोट कर लिया क्या इतना?
Yes, sir. Yes. स्क्रीन क्लियर कर दो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के सोर्सेज क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक तो मैग्नेट से होंगे तो, एक तो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और दूसरा अभी हमने पढ़ा था, ओरस्टेड ने बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो मार्केट से मैग्नेट ले आओ, नेचुरल मैग्नेट, बार मैग्नेट टाइप, या फिर आप किसी वायर में से करंट पास कर दो तो भी उसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन सेटअप हो जाएंगे इस तरह से। इसकी डायरेक्शन कौन बताता है, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा। जैसे इस वायर में करंट है, आप अपने थंब को इसकी तरफ कर लो और उसके बाद अपनी फिंगर को घुमाओ इसके अराउंड। अगर तो फिंगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप अपने पेन की तरफ ना, जो आपके हाथ में पेन है, इधर पेन की नेब है, उधर अपना थंब करो स्ट्रेच, राइट हैंड को। टेंथ में पढ़ा हुआ है इसलिए आपको कोई ज्यादा नई चीज नहीं बता रहे। अपना राइट हैंड का थंब आप स्ट्रेच करो और फिंगर को आप कर्ल करो। अब खुद चेक करो कि फिंगर आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज सर। हाँ, तो वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड होगा। अगर आप निब को नीचे कर लेंगे, मतलब एरो को नीचे कर लेंगे, तो फिर आपकी फिंगर क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर आप ऊपर रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो ये आपको डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक की जो डिस्कशन है बड़ी कॉमन सी डिस्कशन हुई है अपनी, कि एक तो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दूसरा मैंने अभी आपको यही बताया कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जब तक ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था तब तक सोर्स एक ही था, वो था मैग्नेट। लेकिन जब ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद उसकी आउटकम्स आए, तो फिर मैग्नेट के साथ साथ दूसरा सोर्स क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये दो आपके पास सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ कुछ पूछना हो किसी को? नहीं। अब जो इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गई। अब जो फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, दैट इज बायट एंड सेवरेट लॉ। अभी तक की डिस्कशन सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी मान लो और इसको आप अपना पहला आर्टिकल मान सकते हो। बायट एंड सेवरेट, बायट एंड सेवरेट दो लोग हैं, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था कि पहले समझ लो, साथ साथ नोट भी कर लेना। जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, मैंने ऐसे बना दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट पास हो रहा है आई। इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लें हम, इसकी लेंथ है dl,
और इस स्मॉल एलिमेंट से यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस बंदे ने। यहां से ये डिस्टेंस आप ले लो R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ले लो या R ले लो, और करंट और R वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ये जो एलिमेंट का करंट जा रहा है ना जिधर, और जिधर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बीच में एंगल आप ले लो थीटा। ये डायग्राम बना लो सब लोग। अब आप लॉ को लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बायट एंड सेवरेट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, स्मॉल dB ले लो। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं? dB। अकॉर्डिंग टू बायट एंड सेवरेट लॉ, मैंने B एंड S लिख दिया। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at any point due to current carrying small conductor मैंने स्मॉल लिया है, वेरी स्मॉल। स्मॉल कंडक्टर depends on the following factors, on the following factors. Number one, it is directly proportional to the current। फर्स्ट इक्वेशन आप क्या कर लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दूसरा, उसने क्या देखा, ये जो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है ना dl, इस पे डिपेंड करेगा। इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज फाउंड टू बी directly proportional to the length of the element, इसको एलिमेंट ही कहेंगे, स्मॉल है ना, of the current element। तो मेरी दूसरी इक्वेशन बन रही है dV is directly proportional to dl। जितना बड़ा एलिमेंट लोगे आप उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। सर यस, सर डीवी क्या होता है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बेटा। यहाँ यहाँ लिखा ना मैग्नेटिक फील्ड, वो आप यही लिख लो डी। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और डी बी फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तीसरा फैक्टर क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। It is found that magnetic field is inversely proportional to the square of distance। तो इतना ही लिख लो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? डीवी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर्टिकल तो आपको आना ही नहीं है, तो फिर उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। आपको तो ये चीजें बस समझनी है और नोट करनी है, वहाँ अटेम्प्ट तो करना ही नहीं है। अब फर्स्ट टर्म में ये वाले चैप्टर है तो वहाँ आपको अटेम्प्ट नहीं करना। 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर, ये थीटा पे डिपेंड करेगा।
थीटा भी कौन से वाला थी, सिर्फ थीटा पे नहीं, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, इस थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। तो लिख लो, फोर मैग्नेटिक फील्ड टीवी इज डायरेक्टली proportional to sine of the angle between current element and r vector। करंट एलिमेंट वो होता है जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। चौथा पॉइंट आपके पास क्या आ गया, dv is directly proportional to sin theta। तो वाइट एंड सेवर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की, जो ऑब्जर्व किया, उसने देखा इन चारों में से कुछ भी चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। आई को बढ़ाते हैं तो चेंज होता है, डीएल को चेंज करते हैं तो चेंज होता है, आर बदलते हैं तो भी चेंज आ रहा है। इवन अगर ये वाला पॉइंट इधर आ जाए तो ये एंगल बदल जाएगा, इधर आ जाए तो ये एंगल बदल जाएगा, तो भी डीबी चेंज होगा। तो इन चार फैक्टर को कंबाइन करके आप एक फॉर्मूला बना लो। क्लियर करूं स्क्रीन को? यस सर। इन चार फैक्टर से आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया ना, वो आपका आया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये था बायट एंड सेवरेट का ऑब्जर्वेशनल फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट इस बार होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम लॉ में, यहाँ 4 पाई तो नीचे है बट एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आएगा परमिएबिलिटी, बताऊंगा मैं भी आपको, आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, where mu naught is called permeability। वहां था वर्ड परमिटिविटी, सेम प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मीडियम की। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, मैंने मीडियम नहीं लिया, फ्री स्पेस में इसको लिखा। और इसकी जो वैल्यू होगी ना म्यू नॉट बाय 4 पाई की, ये फिक्स है 10⁻⁻⁷। यूनिट तो अब आप यहाँ से बना लो, इसके क्या बनेंगे, इसके यूनिट बनेंगे टेस्ला। एक लेंथ से कटेगी तो टेस्ला मीटर, साइन थीटा का यूनिट नहीं होते पर एम्पियर। ये आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, कोई एन कैप या आर कैप, कुछ कोई भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आई डी एल जो है ना, आई तो स्केलर है लेकिन लेंथ के साथ अगर आप इसको लेते हो तो ये वेक्टर बन जाता है। तो फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर है साइन थीटा, इसको आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, पहले से ही एक मैग्नीट्यूड पड़ा है तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर।
आइडियल क्रॉस आर बाय आर। सर साइन थीटा भी तो आएगा। बेटा साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं चला जाता, ए क्रॉस बी क्या होता ओके सर। है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है ना बेटा, इसलिए तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में लिया है इसको, वेक्टर में आ गया ना सब कुछ। तो यहाँ तक आपका कंक्लूजन बन जाता है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। पहले तो आप अपना फर्स्ट आर्टिकल का कंक्लूजन ड्रॉ कर लो कि किसी भी शेप के कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट अगर गिवन हो और मुझे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अगर तो मैग्नीट्यूड निकालना हो, फिर तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिखना हो तो आप इसको लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, एक वेक्टर बन जाता है, साथ में आर और नीचे आर क्यू। ये दो आपके कंक्लूजन बन जाते हैं फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए। आपको इसको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। तो एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ मैं आपको, नोट करो स्टेटमेंट। मान लो आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसमें से करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर। यहाँ से इधर मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, टीवी का मैग्नीट्यूड, और वो पॉइंट है 2 मीटर दूर। आर मेरे पास कितना हो गया, 2 मीटर, और ये वाला एंगल है 135। इस स्मॉल एलिमेंट का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 135। अब आपसे मैं डीवी पूछ रहा हूँ तो आप कर देंगे इसको, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। आई कितना, 3 एम्पियर। डी एल कितना, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लो। साइन 135 कितना होता है, 1/√2, तो सारा तुम्हें पता होना चाहिए। और आर का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा, ये 2 रह गया, तो 3/2√2 10⁻⁷ टेस्ला। चेक करो अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। इट इज द आंसर। सर 10⁻⁹ ही आएगा। -9 आएगा, बिल्कुल आएगा, -9 ही आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर कर दूं इसको। यस सर। अब इसकी ना एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ये आर्टिकल सेकेंड हो, एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवरेट। वो एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपके पास करंट एक सर्कल में हो, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, क्योंकि पैटर्न बदल बदल गया तो फिर इसका रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट रह गया। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहे। मैं आपको पूरा आर्टिकल करवा रहा हूँ कि अगर एक सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो आर्टिकल का नाम लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आर्टिकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा आर्टिकल को आपको लिखवाने के लिए, बट टू द पॉइंट लेट कर लेंगे। जैसे मैं ऐसे लेट कर लूंगा, लेट I is the current passing through the circular coil R be the radius of coil, R be the radius of coil। टेबल खींचने में दिक्कत आ रही है। अब मुझे सेंटर पे O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या करना है, बाइट सेवर्ट लगाना है। इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेट कर लिया मैंने, स्मॉल एलिमेंट let dB be the magnetic field at the center O due to small element AB नाम दे, due to small element AB of length DL है। इसकी लेंथ कितनी ले लो आप, डी, इतना कलेक्ट कर लो। अब अकॉर्डिंग टू बाइट सेवरेट लॉ, डीवी का मैग्नीट्यूड कितना हो बताओ। अब मैंने 90 क्यों लिया, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है r, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री लिया। तो dv मेरे पास कितना आया, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इंटीग्रेशन इसका म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन, हर छोटे छोटे पॉइंट को निकाल के ऐड कर लो। तो अपने को पता है ये सारा, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर को बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा, डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब होगा ये सारी लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ बताओ, 2 पाई आर नहीं बनेगी, सरकमफ्रेंस। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया, जो मुझे आपको याद करवाना है, वो आपका रह गया म्यू नॉट 4 पाई, एक आर से आर काट दो, काट तो आप 4 पाई को 2 पाई से भी सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। एक बार इतना नोट कर लो सर, इसको नोट करो बेटा। आपके लिए थ्योरी खत्म कर दी गई है, धीरे धीरे एनालाइज होगा आपको हुआ क्या है आपके साथ, लेकिन आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो गई है।
न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा करने इंपॉर्टेंट हो गए, एमसीक्यूज करने इंपॉर्टेंट हो गए, असर्शन रीजन आने वाले हैं उसमें, ट्रू एंड फॉल्स आने वाला है उसके अंदर। तो थ्योरी को रीड तो करना ही पड़ेगा, तभी आप ट्रू एंड फॉल्स को पढ़ पाओगे, कर पाओगे। लेकिन आर्टिकल की लिख लिख के प्रैक्टिस करने की अब जरूरत नहीं रही है आपको। आपको आर्टिकल को समझना है, पढ़ना है और उसके फाइनल आंसर तक आना है। बेसिक्स तो सारे मैं आपको बता ही रहा हूं। अब मेरा आंसर क्या आया देखो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। अब मैं 2 पाई को क्यों नहीं काट रहा, मैं नहीं काटूंगा, उसका रीजन बताता हूँ। जब आपको सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा सर्कल यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, 2 पाई ना। अब अगर मैं आपको सेमी सर्कल दे देता और उसके सेंटर पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता, तो आपके लिए फॉर्मूला बनाना कितना आसान होगा। आप म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर तो सेम है, अब यहाँ एंगल कितना रह गया, पाई। पाई रह गया ना, यस और नो। Yes, Yes. sir. और अगर ये क्वार्टर सर्कल होता फिर इतना ही होता यहाँ तक, Pi by 2. 5/2। 5/2. यहाँ पर मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता है। अब ये फॉर्मूले आपके अपने आप बनने लगे थे, इसलिए मैंने 2 पाई रखा ताकि आप इससे कंपेयर करें। पूरा सर्कल है 2 पाई, सेमी सर्कल है पाई, क्वार्टर है पाई बाय 2। अगर कोई छोटी सी आर्क है और वो आर्क यहाँ एंगल बनाती है थीटा, और यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन थीटा डिग्री में ना हो, इसलिए इसके रेडियन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। ये सारी इंफॉर्मेशन है और 101% आपको एक एमसीक्यू इन फॉर्मूलाज के ऊपर मिल जाएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालनी होती है और कुछ नहीं। जैसे नोट कर लिया सबने, पिक ले लिया करो फटाफट, बाद में रिकॉर्डिंग से भी देख सकते। मान लो मेरे पास ये एक सेमी सर्कल है, एक उसके ऊपर भी है, और बीच में ना ये वाली जगह नहीं है, मान लो ये नहीं है, या है तो इसको एक बार इग्नोर करें। यहां से करंट आया और इधर से करंट वापस चला गया। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना डायरेक्शन के साथ। इसका रेडियस, छोटे वाले का रेडियस आप ले लो ए, और बड़े वाले का रेडियस आप ले लो बी, और हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो आप फील्ड की डायरेक्शन समझो। अगर क्लॉकवाइज करंट हो ना, आप अपने हाथों की फिंगर को घुमा के देखो, थंब किधर जा रहा है, अंदर या बाहर। क्लॉकवाइज है तो थंब किधर जा रहा है बेटा, सेंटर पे, अंदर की तरफ। अंदर वाले फील्ड को आप क्रॉस से लिखेंगे, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, आप अपने राइट हैंड को घुमा के देखो, थंब फिर पूरा कर्ल करो और थंब की डायरेक्शन देखो, अंदर है या बाहर है, आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड के लिए हम डॉट लगाते हैं हमेशा। ये भी आपने डायरेक्शन का सिंबल भी याद रखना। क्रॉस का मतलब इनवर्ड टू द पेपर और डॉट का मतलब आउटवर्ड टू द पेपर। ये जैसे मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, क्लॉक का मतलब क्लॉक वाइज, क्लॉक घर के अंदर लगती है,
इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी को मैं हमेशा बोलता हूँ आंटी, आंटी घर से बाहर, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड और क्लॉकवाइज इनवर्ड। आप कैसे भी डायरेक्शन याद करो। अब आपको कोई थंब रूल नहीं समझाना किसी को, आपको ये डायरेक्शन अपने माइंड में रखनी है। क्रॉस इनवर्ड, डॉट आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज एंटी आउटवर्ड। अब आप यहाँ देखिए, पहले सेमी सर्कल पे कंसंट्रेट करो, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को नाम दे दो B1, म्यू नॉट 4 पाई, करंट को I ले लिया मैंने A और साथ में पाई। क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, इनवर्ड के लिए आप क्या यूज करो, क्रॉस, या वैसे लिख दो इनवर्ड टू द पेपर, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द पेपर। अब ऊपर वाले करंट की डायरेक्शन बताओ क्या है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट 4 पाई I/B पाई और साथ में लगेगा डॉट, या आप लिखेंगे आउटवर्ड। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, कौन सा बड़ा है इसमें से? बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बताओ कौन सा बड़ा है, B1 या B2। B2 या B1? सर B2। B2 कैसे बड़ा है, उसका B तो नीचे आ रहा है। B1, जिसका रेडियस बड़ा है उसका B2 तो छोटा आएगा ना। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B1 माइनस B2। बेटा रेसिप्रोकल में जो छोटी वैल्यू है वो बड़ा कर देगी उसको। अब आपका आंसर भी फिर बड़े के हिसाब से लिखोगे इनवर्ड, और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई I/पाई, जो भी बाहर आता है उसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 - A माइनस 1/A माइनस 1/B एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड। ये आपका आंसर है। क्या कर सकते हैं क्या ऐसे न्यूमेरिकल? दोनों किसी को डाउट है तो? सर बड़े वाले की No, sir. डायरेक्शन लिखनी है। हाँ बेटा, जो बड़ा होगा, मान लो एक फील्ड 10 है और एक फील्ड 5 है, 10 की डायरेक्शन क्रॉस वाली है, 5 की डॉट वाली है, तो नेट में तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना आप, तो डायरेक्शन भी उसी की दोगे जो बड़ा है, बड़े वाले। ओके सर। करो, एक सम करो बेटा, सब ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ये आपके पास सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है। आप इसकी वैल्यू निकाल दो। क्या कह रहे हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपका सेंटर, दोनों। पहले इसका निकालो ना, B1 लिख लो, इसको B1 लिख लो, कितना होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड?
बोलो। इनवर्ट। इनवर्ड सर। इनवर्ड। inward, और दूसरे का बताओ। ये भी इनवर्ड ना, ये भी क्लॉक है। तो अगर दोनों यस सर। दोनों इनवर्ड है तो ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में तो आप ऐड ही करोगे। ये आंसर आएगा बताओ। क्या इतना समझ में आ गया सबको? yes sir, बस यहीं तक करेंगे बेटा आज। और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा कौन से करने हैं। लेकिन यहाँ तक की थ्योरी और जो भी मैंने आपको बताया है, फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, 2 पाई 1, या इसको थीटा मान लो, डिपेंड करेगा, सर्कल है तो 2 पाई, सेमी सर्कल है तो पाई, क्वार्टर सर्कल है तो पाई/2, कोई आर्क है तो उसका एंगल, वो सारे आप इसमें पुट कर देना। दिस इज ऑल। थैंक यू। क्लियर हुआ?